Assalamu alaikum student. This is Dr. Fahad Amjad and welcome to another lecture on productions and operations management. The course code is MGT 362. Today we will be doing the second part of chapter 2. I will be presenting to you the second part of the chapter 2 of your book. Before starting today's lecture, let's recap what we have done so far in this chapter. In the previous, from the start of this chapter, we studied the global view of operations. Operations की क्या importance है आपकी कंपनी के अंदर, कंपनी की जो बेसिक फंक्शंस होते हैं उसके अंदर ऑपरेशंस कितना इम्पोर्टेंट है, और ये हमने ग्लोबली पहले ये चीज़ देखी कि ग्लोबलाइजेशन से ऑपरेशंस की ऑपरेशंस मैनेजमेंट की जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा हो रही है दिन ब दिन। फिर उसके बाद हमने देखा कि जी मिशन और स्ट्रेटजी क्या होती है। हमने बस देखा कि जी किसी भी कंपनी की एक मिशन स्टेटमेंट होती है और फिर उस मिशन स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और फिर उसके बाद फंक्शनल एरियाज किसी भी कंपनी के उस मिशन स्टेटमेंट को सामने रख के अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। हमने स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन भी देखी और स्ट्रैटेजी किस तरह बनती है वो भी हमने देखी। फिर उसके बाद जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि जी कंपेटिटिव एडवांटेज होता क्या है और कौन से तरीके हैं जिससे हम कंपेटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं। इसमें हमने 3 तरीके देखे थे: कंपीटिंग ऑन डिफरेंशिएशन, competing on cost and competing on responses। ये 3 competitive advantage, आप इन 3 तरीकों से competitive advantage gain कर सकते हो। No matter what your organization, no matter what your circumstances, आप हर केस के अंदर अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, अगर आप गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप competitive advantage based on these 3 differentiation, cost and रिस्पॉन्स टाइम और रिस्पॉन्स टू इनोवेशन, इससे आप कंपेटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हो। फिर उसके बाद हमने 10 स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस मैनेजमेंट डिसीजन देखे थे। ये हमने चैप्टर 1 के अंदर भी डिस्कस किए हैं, ये हम इधर भी डिस्कस करेंगे और हम आज के लेक्चर में भी इनको देखेंगे, क्योंकि ये ओवरऑल आपके कोर्स की आउटलाइन है कि किसी भी ऑपरेशंस मैनेजर को कौन कौन से डिसीजंस लेने पड़ते हैं, वो आपको डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर, इन पहले 2 चैप्टर्स के अंदर उनका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके पूरे चैप्टर्स डेडिकेटेड हैं डिसीजन मेकिंग, इन डिसीजंस के लिए। और उसके बाद में हमने देखा था कि जी प्रोसेस डिज़ाइन क्या होता है। अगर आपकी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ज़्यादा है और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है तो कौन से टाइप ऑफ प्रोसेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है और वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट कम है तो फिर हम कौन सा टाइप ऑफ प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको एक प्रोसेस प्रोडक्ट मैट्रिक्स दिखाई थी, एक स्लाइड दिखाई थी, उसके अंदर डिफरेंट प्रोसेस ऑप्शंस थे डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वायरमेंट ऑफ वॉल्यूम और डिपेंडिंग ऑन दी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट वैरायटी। आज के लेक्चर में हम क्या कर रहे हैं, इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द चैप्टर 2। आज के लेक्चर के अंदर जो बेसिक आउटलाइन होगी दैट विल बी स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रैटेजी को किस तरह डेवलप किया जाता है। मिशन स्टेटमेंट तो आपको पता चल गई, मिशन बनानी है, मिशन स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ किसी कंपनी की इंक्लूड होंगी। उसके बाद स्ट्रैटेजी किस तरह बनानी है और किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है। स्ट्रैटेजी के अंदर कौन कौन से इश्यूज होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आज के लेक्चर के अंदर। और फिर आखिर में इस चैप्टर का लास्ट पार्ट जो है वो ग्लोबल ऑपरेशंस स्ट्रैटेजी ऑप्शन है। यानी कि आपके पास अगर आपकी कंपनी ग्लोबलाइज कर गई है तो उनके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं स्ट्रैटेजी के। इसके अंदर बेसिकली 3-4 ऑप्शंस होते हैं कंपनीज के पास। अगर वो ग्लोबलाइज कर गई हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चली गई हैं या अपने होम कंट्री से किसी और मुल्क के अंदर उन्होंने अपनी एक्सपेंशन की है, तो उनके पास 3-4 ऑप्शंस होते हैं कि वो अपनी स्ट्रैटेजी, ऑपरेशंस की स्ट्रैटेजी इख्तियार कर सकती हैं। ये 3 से 4 जो स्ट्रैटेजी हैं हम आज देखेंगे लेक्चर के अंदर। ओके, बिफोर let's see operation strategies
क्या होती हैं। हमने पहले भी देखा कि जी ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर कोई 10 डिसीजंस होते हैं जो ऑपरेशन मैनेजर्स को लेने होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। कंसिडर टू कंपनीज। पहली कंपनी जो है वो, दोनों कंपनीज दे आर इनटू मेडिसिन और दे आर इनटू ड्रग प्रोडक्शन, मेडिसिन बनाती हैं। पहली कंपनी जो है वो स्पेशलाइज्ड किस्म की ड्रग बनाती है, लेट अस से कि जी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कोई वो ड्रग बनाती है। और दूसरी कंपनी है वो जेनेरिक टाइप ऑफ ड्रग बनाती है, लेट अस से कि जी डिस्प्रिन बनाती है। तो स्पेशलाइज्ड ड्रग्स एंड जेनेरिक ड्रग्स। तो पहली कंपनी का कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है और दूसरी कंपनी का कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है। आप अपनी स्लाइड्स में देखेंगे तो ये आपको नजर आ रहा होगा, ब्रांड ड्रग इंक एंड जेनेरिक ड्रग इंक कॉरपोरेशन। जो पहली वाली कंपनी है जो स्पेशलाइज्ड ड्रग्स बनाती है, उसका कंपेटिटिव एडवांटेज है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कि वो एक ऐसी चीज प्रोवाइड कर रहे हैं जो कम लोग और प्रोवाइड करते हैं या कोई और प्रोवाइड करता ही नहीं है, सिर्फ वही प्रोवाइड कर रहे हैं। और दूसरी कंपनी एक ऐसी चीज प्रोवाइड कर रही है जो हर कोई आपको ऑफर कर सकता है, इट्स अ जेनेरिक ड्रग। इनकी कॉस्ट डिफरेंशिएशन क्या है कि ये दूसरी कंपनी से सस्ती चीज बेचते हैं। इनकी जो कंपेटिटिव एडवांटेज है, पहली कंपनी को तो कंपेटिटिव एडवांटेज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन था, इस कंपनी का जो कंपेटिटिव एडवांटेज है वो लो कॉस्ट है। तो लेट्स सी के जी एज एन ऑपरेशंस मैनेजर आपको 10 या 11 डिसीजंस लेने होंगे इन योर करियर। तो किस तरीके से प्रोडक्ट की टाइप आपके उन डिसीजंस को अफेक्ट करती है। सो पहला जो आपका डिसीजन है प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड डिजाइन। In case of specialized drug, heavy R&D investment, extensive labs, focus on development in a broad range of drug categories. इसका मतलब यह है कि जो कंपनी स्पेशलाइज्ड ड्रग्स के अंदर काम करती हैं उनका फोकस होता है R&D की तरफ, न्यू इनोवेशन प्रोड्यूस करने के लिए, नई प्रोडक्ट बनाने के लिए, नई प्रोडक्ट डिजाइन्स निकालने के लिए, कि जी क्योंकि उनका कंपेटिटिव एडवांटेज ही ये है कि वो अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करते हैं दूसरे कंपेटिटर से। अब वो कंपनी जो जेनेरिक ड्रग्स बना रही है उसमें R&D, लो R&D इन्वेस्टमेंट, फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ जेनेरिक। अब इसके अंदर R&D की इतना फोकस नहीं है, इधर फोकस ये है कि जी जो ड्रग टाइप पहले से बन चुकी है उसको सस्ता किस तरह से आपने बनाना है। अच्छा, दूसरा जो डिसीजन एक ऑपरेशंस मैनेजर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहला तो प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड डिजाइन हो गया, दूसरा है आपके पास क्वालिटी। प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। अगर आपकी कंपनी की कंपेटिटिव एडवांटेज है कि जी वो प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करे, लाइक इन दी केस ऑफ स्पेशलाइज्ड ड्रग्स, आप अपनी क्वालिटी हमेशा उसको प्रायोरिटी दोगे। यू विल गिव मेजर प्रायोरिटी टू योर क्वालिटी, एक्सीड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, कि जी आप चाहोगे कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो अच्छी क्वालिटी की बने और जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी क्वालिटी की उनको एटलीस्ट फुलफिल करे या उनको सरपास कर दे। ठीक है। अगर आप जेनेरिक ड्रग बना रहे होगे तो आपकी पहली ये होगी कि जी जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उस कंट्री के अंदर, जिस कंट्री के अंदर आप ऑपरेट कर रहे हो, वो उनको पूरा करें। तो आप इतनी उसकी क्वालिटी पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते। द नेक्स्ट डिसीजन विच एन ऑपरेशन मैनेजर हैज टू टेक इज प्रोसेस। अब दोनों कंपनियां हैं, एक कंपनी का कंपैरेटिव एडवांटेज उसकी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है जिस केस के अंदर स्पेशलाइज्ड ड्रग बन रही है, और दूसरी कंपनी जिसका कंपैरेटिव एडवांटेज कॉस्ट है, लो कॉस्ट, जिस तरह जेनेरिक ड्रग बना रही है डिस्प्रिन। Let us take an example of Dispri। तो अब इस डिसीजन के जी प्रोसेस का क्या डिसीजन होगा कि जी प्रोडक्ट्स आर मॉड्यूलर, प्रोडक्ट एंड मॉड्यूलर प्रोसेस, लॉन्ग प्रोडक्शन रन इन स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज, बिल्ड कैपेसिटी अहेड ऑफ डिमांड। अब अगर आप एक स्पेशलाइज्ड किस्म की ड्रग बना रहे हो तो आप प्रोडक्ट और प्रोसेस को मॉड्यूलर करोगे। मॉड्यूलर का क्या मतलब होता है कि जी आप उसको ऐसा चाहोगे कि जी उसके छोटे छोटे मॉड्यूल्स बन जाएं और एंड प्रोडक्ट उन मॉड्यूल्स को जोड़ के एंड प्रोडक्ट बना ली जाए। तो आपकी कोशिश ये होगी कि ऐसी इक्विपमेंट रखो या ऐसा प्रोसेस रखो जिसमें छोटे छोटे मॉड्यूल्स होंगे, जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स ऑफ अ प्रोडक्ट बनाएगा और आखिर में एंड प्रोडक्ट उन मॉड्यूल्स को जोड़ के बन जाएगी।
या उन मॉड्यूल के कम्बिनेशन से बन जाएगी। आपकी प्रोडक्शन रन्स जो होंगी कि जो आपकी फैसिलिटी है वो लॉन्ग होगी, यानी कि अच्छा मैक्सिमम आप उससे किसी भी चीज़ को ज़्यादा यूटिलाइज करोगे तो उससे ज़्यादा आपकी यूटिलाइजेशन होगी ना। अगर आपके पास फैसिलिटी है उसको 8 घंटे यूज़ कर रहे हो और उसी फैसिलिटी को 10 घंटे यूज़ करोगे तो यूटिलाइजेशन सेकंड केस के अंदर ना जितना ज़्यादा यूटिलाइज करोगे उतनी ज़्यादा आपकी कॉस्ट कम होगी। बिल्ड कैपेसिटी अहेड ऑफ डिमांड कि जी डिमांड से पहले ही आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बना लो ताकि जब डिमांड आए आप उसको फौरन फुलफिल करो। अब जेनेरिक ड्रग के केस में या लो कॉस्ट के अंदर आपका प्रोसेस का क्या फोकस होता है? प्रोसेस फोकस्ड जनरली प्रोसेसेस जॉब शॉप अप्रोच शॉर्ट रन्स प्रोडक्शन फोकस ऑन हाई यूटिलाइजेशन। इसके अंदर भी जो बात है कि जी आपका जॉब शॉप क्राइटेरिया होगा। अगर आपकी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है, वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है, आप शॉर्ट प्रोडक्शन रन्स करोगे इसके अंदर के उसी एक ही टाइप की आपके पास मशीनरी है, उसमें पहले आपने एक तरह की जेनेरिक ड्रग बनाई, जैसे ही आपके पास ज़रा सा टाइम बचा आप उसी मशीनरी से दूसरी तरह की जेनेरिक ड्रग बना लोगे, तो आप अपनी मशीनरी को छोटे प्रोडक्शन रन्स पे बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करोगे, उनको खाली नहीं छोड़ोगे। दोनों केस के अंदर सिमिलर आपकी अप्रोचेज हैं प्रोसेस की कि आपने अपनी मशीनरी की यूटिलाइजेशन बढ़ानी है। बस इनके अंदर ज़रा सा डिफरेंस है कि पहले केस के अंदर प्रोडक्ट एंड प्रोसेस आर मॉड्यूलर कि जी एक काम करने के लिए स्पेशलाइज जॉब करने के लिए आपने एक सेट ऑफ मशीन लगा ली, उससे आपने एक मॉड्यूल ऑफ अ प्रोडक्ट बनाया और फिर उन मॉड्यूल्स को जोड़ के आपने एक ऐसी प्रोडक्ट बना ली जो डिफरेंशिएट करती है दूसरों से। जेनेरिक के केस में आपके पास एक जेनेरिक टाइप की इक्विपमेंट होती है, उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा जेनेरिक प्रोडक्ट्स निकाल रहे होते हो। अब जो चौथा डिसीजन है ऑपरेशंस मैनेजर का वो लोकेशन का है कि जी अब आप एक प्रोडक्ट ऐसी बना रहे हो, एक प्रोडक्ट जिसका कंपेटिटिव एडवांटेज उसकी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है और दूसरी प्रोडक्ट कोई और कंपनी बना रही है जिसका कंपेटिटिव एडवांटेज लो कॉस्ट है, तो अब लोकेशन आपने कहाँ करी? पहले केस के अंदर स्पेशलाइज्ड ड्रग्स के केस के अंदर यू still located in the city where it was found कि जहां आपने R&D की थी, जहां आपके ओरिजिनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई थी, उधर ही आपकी प्रोडक्शन उसी एरिया में फोकस है क्योंकि वहां आपके पास जो है ना आपके पास ट्रेन्ड मैन पावर वो मौजूद है। जेनेरिक के केस के अंदर रिसेंटली मूव टू लो टैक्स लो लेबर कॉस्ट एनवायरनमेंट्स कि जी अब आपका प्रोसेस जेनेरिक के केस में आपका सारी जो चीज़ें बन रही हैं वो दे आर नॉट वेरी स्पेशलाइज्ड, हर कोई उसको कर सकता है, तो आप उसको मूव कर देते हो किसी ऐसे एरिया में जहां आपको टैक्स कम देना पड़े, जहां आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो, जहां आपकी लेबर कॉस्ट कम हो। स्केड्यूलिंग का क्या डिफरेंस होगा? In the case of in the first case brand drug, or in the case when your competitive advantage is product differentiation, you have a centralized production planning कि आपने एक ही जगह से centralized तरीके से सारी चीज़ें प्लान करनी है। जो जेनेरिक ड्रग का केस है उसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड स्केजुलिंग होती है, मशीनरी आपके पास एक होती है, उससे बहुत तरह की मेडिसिन निकल रही होती है, तो आपने उस मशीनरी की यूटिलाइजेशन के लिए आपने स्केड्यूल करना पड़ता है कि जी 1 से 4 बजे तक इस मशीन से ये वाली ड्रग हम बनाएंगे, 4 से 6 बजे तक हम ये वाली ड्रग बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी यूटिलाइजेशन बढ़ा रहे हो। हर ड्रग की जेनेरिक ड्रग की अपनी डिमांड है और डिमांड अगर पूरी हो गई तो फिर उसके बाद तो आपने मशीनरी रोकनी तो नहीं है ना, फिर आपने उस मशीनरी को किसी और ड्रग के लिए यूज़ करना है। जेनेरिक ड्रग है तो वो आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं प्रोडक्शन के या मशीनरी के जो जेनेरिक ड्रग्स बना सकें। ये सिर्फ ड्रग्स का केस नहीं है। अगर एक ऐसी प्रोडक्ट है जो जेनेरिक है और स्टैंडर्डाइज्ड है तो वो बहुत सारी मशीनों से बनाई जा सकती है, मगर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोसेसेस स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है जो सिर्फ उसी प्रोडक्ट को बना सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम होती है। अगर आपके पास एक ऐसी इक्विपमेंट है जो बहुत सारी चीज़ों को बना सकती है तो आपका यही कोशिश होगी कि आप उस इक्विपमेंट की यूटिलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा करो। अगर आपके पास ऐसी इक्विपमेंट है जो बहुत सारी चीज़ों को नहीं बना सकती, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बना सकती है, तो फिर आप यू आर लेफ्ट विद नो चॉइस कि जी आप उसी प्रोडक्ट को उसी मशीन पे बनाओ और अपनी प्रोडक्शन
या डिमांड को मीट करने की कोशिश करो कि जैसी डिमांड है आप उसको फौरन मीट कर दो, ताकि वो आपकी लॉस ऑफ डिमांड, आपका जो लॉस हो डिमांड के, जो कस्टमर का ऑर्डर लॉस हो जाए वो ना हो। अगला डिसीजन क्या होगा, लेआउट का डिसीजन। लेआउट सपोर्ट्स ऑटोमेटेड प्रोडक्ट फोकस प्रोडक्शन। कि जी पहले केस के अंदर लेआउट ऐसा होगा कि जी प्रोडक्ट फोकस प्रोडक्शन हो। आप इसमें रोबोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, ऑटोमेशन भी यूज़ कर सकते हैं, मगर इट इज़ कि जी जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसको फोकस के, उसको किस तरीके से तेज़ी से आपने बनाना है। लेआउट सपोर्ट प्रोसेस फोकस्ड जॉब शॉप प्रैक्टिसेस। इसके अंदर ये होता है कि जी आप प्रोसेस पे फोकस करते हो, आपके पास एक मशीन है, उस पे एक तरह का प्रोसेस बनता चलता है, तो अब आपकी कोशिश है कि उस मशीन से बहुत सारी जेनेरिक प्रोडक्ट्स निकाली जा सके, और इसको कहते हैं जॉब शॉप। वो तरीका जिसमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा हो मगर वॉल्यूम इतना ज़्यादा ना हो, तो फिर हम जॉब शॉप यूज़ करते हैं। उसी इक्विपमेंट पे बहुत सारी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज में आपका क्या डिसीजन होगा, इन केस अगर आपकी कंपनी का कंपेटिटिव एडवांटेज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, तो इस केस के अंदर आप क्या करोगे, आप सिर्फ अच्छे से अच्छा बंदा हायर करोगे, यू विल हायर द बेस्ट, क्योंकि R&D का काम, इनोवेशन का काम, इट रिक्वायर्स बेस्ट माइंड्स। In the case of generic drug in which you have low cost, your competitive advantage is low cost, very experienced top executives, other personals paid below the industry average। कि जी आपकी जो मैनेजमेंट होगी वो एक्सपीरियंस्ड होगी, वो टॉप क्वालिटी की होगी, मगर उनके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं दे कैन बी एवरेज वर्कर्स। उसके लिए आपको कोई स्पेशलाइज्ड वर्कर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सप्लाई चेन का अगर डिसीजन हो तो इस केस के अंदर सप्लाई चेन के किस तरह से डिसीजन वेरी करेंगे। आप पहले केस के अंदर आपने लॉन्ग टर्म सप्लायर्स, कि जी ऐसे सप्लायर्स जो आपको अच्छी प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट एक लंबे अरसे तक एक मुनासिब कॉस्ट पे बेचे, क्योंकि एट दिस स्टेज अगर आप एक ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हो जो इनोवेशन पे फोकस कर रही है, तो आपको ये नहीं पता होता उसकी डिमांड कितनी होगी। अब एक जेनेरिक ड्रग डिस्प्रिन की तो डिमांड काफ़ी अरसे से हमें पता है, हमें इतना आइडिया हो गया है कि जी किस तरह पॉपुलेशन इंक्रीज के साथ एक जेनेरिक ड्रग या डिस्प्रिन की डिमांड बढ़ती है या कम होती है, सीजन के साथ किस तरह बढ़ती है कम होती है, गर्मी के साथ सर्दी के साथ जो भी डिफरेंट एनवायरमेंटल इफेक्ट्स होते हैं, तो वी हैव एन आइडिया कि जी डिमांड कितनी होगी। अब ऐसी प्रोडक्ट जो इनोवेशन पे बेस कर रही है या डिफरेंशिएशन पे बेस कर रही है, उसकी हमें डिमांड का पता नहीं होता, तो फिर उस केस के अंदर हम ऐसी कोशिश करते हैं कि हम ऐसे सप्लायर्स ढूंढें जो आपको एक अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल आपको देंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम और फॉर एटलीस्ट अ सूटेबल टाइम फ्रेम, और उसके अंदर वो प्राइस को फ्लक्चुएट ज़्यादा नहीं करेंगे। दूसरे केस के अंदर, जेनेरिक केस के अंदर, आप टेंड टू परचेज कंपेटिटिवली टू फाइंड बार्गेन्स। इस केस के अंदर आप नॉर्मल जो बोली होती है ना, बोली का प्रोसीजर यूज़ कर सकते हो कि जी टेंडर आपने फ्लोट किया, हमें इतनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, सबसे सस्ता वाला टेंडर आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इस केस के अंदर आपका क्योंकि रिक्वायरमेंट है कि जी हमें रॉ मटेरियल चाहिए, और वो रॉ मटेरियल जेनेरिक प्रोडक्ट्स के लिए बहुत सारे आपको रॉ मटेरियल सप्लायर्स मिल जाते हैं, तो फिर उस केस के अंदर आपके पास कोशिश ये होती है कि किस तरीके से हम सस्ती से सस्ती चीज़ परचेज कर लें। इन्वेंट्री, अब पहले केस के अंदर यू हैव हाई फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री टू इंश्योर ऑल डिमांड इज मेट। अब इस केस के अंदर ये किया जाएगा कि आपने इन्वेंट्री, इन केस योर कंपेटिटिव एडवांटेज इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तो आपने अपनी प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट की इन्वेंट्री एक अच्छी तादाद में रखनी है। क्यों? क्योंकि जैसी डिमांड आए, क्योंकि इस केस के अंदर हमें डिमांड ऑफ द कस्टमर इतने अच्छे तरीके से पता नहीं होती, क्योंकि इट्स एन इनोवेटिव प्रोडक्ट, नई प्रोडक्ट है, तो नई प्रोडक्ट की डिमांड इतने अच्छे तरीके से हम फोरकास्ट नहीं कर सकते। तो उस केस के अंदर हमें एक अच्छा इन्वेंट्री का लेवल रखना पड़ेगा, ताकि हम जैसे ही डिमांड आए हम उस डिमांड को मीट करें। और अगर
हमारे पास वो प्रोडक्ट नहीं होगी तो क्या होगा, डिमांड आई, आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर सके तो आपका कस्टमर चला गया। उससे किसका नुकसान हुआ? उससे आपके यहाँ ही नुकसान हुआ कि अगर आप एक प्रोडक्ट बेच सकते थे, आपने अपनी बैड मैनेजमेंट की वजह से वो प्रोडक्ट बेचा नहीं। In generic, in the case when your competitive advantage is low cost, process focuses drives up work in progress inventory, finished good inventory tend to be low. अब इसके अंदर क्योंकि process focused होता है तो इसके अंदर finished products की inventory कंपैरेटिवली लो होती है, मगर वर्क इन प्रोग्रेस की रिलेटिवली ज़्यादा होती है। वर्क इन प्रोग्रेस ये होता है कि एक रॉ मटेरियल से आपने उस पर कोई ऑपरेशन कर दिया, मगर अभी तक वो प्रोडक्ट फिनिश्ड गुड्स में नहीं आई, तो वो क्योंकि प्रोसेस के अंदर गुजर रही है, तो वो प्रोसेस से गुजरती गुजरती भी उस पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ की जाती हैं और आखिर में एक फिनिश्ड गुड जो कस्टमर को बेची जाती है वो आ जाती है। तो इस केस के अंदर आप फिनिश्ड गुड जो कस्टमर को एंड प्रोडक्ट, वो आप उसकी इन्वेंटरी इतनी नहीं रखते, मगर उन चीज़ों की जो इन दी प्रोसेस होती हैं उनकी आपके पास एक वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंटरी होती है। अच्छा जी, अब आखिरी डिसीजन जो एक ऑपरेशंस मैनेजर को लेना पड़ेगा वो मेंटेनेंस का है। मेंटेनेंस पहले केस में जब आपकी कंपेटिटिव एडवांटेज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की है तो यू हैव अ हाईली ट्रेन्ड स्टाफ, एक्सटेंसिव पार्ट्स इन्वेंट्री। इस केस के अंदर आपने अपनी फैसिलिटी को चलाने के लिए, क्योंकि आपकी जो फैसिलिटी है वो एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बना रही है, स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट को मेंटेन करने के लिए स्पेशलाइज्ड स्टाफ की ज़रूरत होती है जो उसको मेंटेन कर सके, और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स के पार्ट्स जो होते हैं वो भी मुश्किल से बनते हैं या मुश्किल से आते हैं, या अगर ख़राब हो जाए तो आपको बहुत टाइम इंतज़ार करना पड़ता है नए पार्ट को नया रिप्लेसमेंट पार्ट के लिए, तो उसकी आपको फिर इन्वेंट्री रखनी पड़ती है स्पेयर पार्ट्स की। तो पहले केस के अंदर क्या, जब आपको इनोवेटिव प्रोडक्ट दे रहे हो या डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट दे रहे हो तो उसके अंदर आपको मेंटेनेंस स्टाफ हाईली ट्रेंड चाहिए और आपको एक अच्छा लेवल ऑफ रिप्लेसमेंट पार्ट्स का इन्वेंटरी भी चाहिए अपनी मशीनरी के लिए। दूसरे केस के अंदर, जेनेरिक के केस के अंदर, हाईली ट्रेन्ड स्टाफ टू मीट चेंजिंग डिमांड्स। इसके अंदर यह है कि जी जैसे ही आपकी, क्योंकि एक जेनेरिक इक्विपमेंट है, जेनेरिक इक्विपमेंट को मेंटेन करने के लिए भी you do need a little bit of trained staff. I wouldn't say highly trained, but you need at least a trained staff who can manage that generic equipment. और ज़ाहिरी बात है क्योंकि इसके अंदर, इस केस के अंदर हमारे पास इक्विपमेंट जेनेरिक टाइप की और उससे हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो ज़ाहिरी बात है कि जैसी चेंज इन डिमांड आए तो हमारे जो स्टाफ होता है उसकी इतनी कॉम्पिटेंस होनी चाहिए कि चेंजिंग डिमांड के साथ वो अपनी इक्विपमेंट को मेंटेन कर सके। तो हमने अभी देख लिया कि किसी भी प्रोडक्ट की टाइप से उसके किसी भी प्रोडक्ट की टाइप, यानी कि अगर आप की ऐसी प्रोडक्ट है जिसका कंपेटिटिव एडवांटेज उसकी इनोवेशन है या उसकी डिफरेंशिएशन है, या आप एक ऐसी प्रोडक्ट दे रहे हो जिसका कंपेटिटिव एडवांटेज उसकी लो कॉस्ट है, तो इससे कितना फ़र्क पड़ जाता है वो 10 या 12 डिसीजन एक ऑपरेशंस मैनेजर के लिए, कि जो लेआउट का, मेंटेनेंस का, स्केजुलिंग का, जो ये सारे ह्यूमन रिसोर्स का, जॉब डिज़ाइन का, ये जो सारे ऑपरेशंस मैनेजर को डिसीजन लेने पड़ते हैं, वो कितने इम्पैक्ट हो जाते हैं आपकी कंपेटिटिव एडवांटेज की स्ट्रेटेजी से। अगर आपकी कंपेटिटिव एडवांटेज की स्ट्रेटेजी डिफरेंशिएशन है तो हमने देखा कि किस तरह से ये डिसीजंस चेंज होते हैं। अगर आपकी कंपेटिटिव एडवांटेज की स्ट्रेटेजी लो कॉस्ट है तो वो किस तरह से चेंज होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द इश्यूज। अब हमने स्ट्रेटेजी बनाई, अभी हमने एग्जाम्पल के अंदर देखी कि जी आप क्या एक स्ट्रेटेजी, हमने डिफरेंट कंपेटिटिव एडवांटेजेस जो आपकी कंपनी डिफरेंट कंपेटिटिव एडवांटेज गेन करना चाह रही है उसके हिसाब से किस तरह से उसके डिसीजंस चेंज हो रहे हैं। तो इसी तरह स्ट्रेटेजी बनाने में, एक कंपनी की मिशन है ना कि हमने एक चीज़ बनानी है इस तरह की, फिर उसके लिए आप स्ट्रेटेजी बनाते हो। स्ट्रेटेजी बनाते हो किस पे? बेस्ड ऑन व्हाट?
प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और लो कॉस्ट, और इसके अलावा आप बना सकते हो रिस्पॉन्स पे। तो ये 3 चीज़ें जिस पे आप स्ट्रेटेजी अपनी बेस करते हो। स्ट्रेटेजी बनाने में आपको कौन कौन से इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला इशू तो आपको जो फेस करना पड़ता है वो रिसोर्स, कि जी हमारे पास किस तरह के बंदे मौजूद हैं। अगर आप चाह रहे हो कि हम कंपेटिटिव एडवांटेज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे गेन करें, या हमारी ऑपरेशन स्ट्रेटेजी ऐसी हो कि जिससे हम प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन से पैसा कमाएं, तो उस केस के अंदर आपके पास अगर अच्छा R&D स्टाफ नहीं है, आपके पास अच्छी R&D इक्विपमेंट नहीं है टॉप ऑफ द लाइन, तो यू कैन नॉट डू इट। तो आपको अपने रिसोर्सेज देखने पड़ते हैं। दूसरा, आपको अपना वैल्यू चेन एनालिसिस करना पड़ता है। वैल्यू चेन एनालिसिस ये होता है कि आप वो एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करते हो जिससे एंड प्रोडक्ट के अंदर कोई वैल्यू एडिशन होती है। कि जी मैं रॉ मटेरियल लेता हूँ, उस रॉ मटेरियल के ऊपर मैं क्या क्या काम करता हूँ, क्या क्या एक्टिविटीज़ करता हूँ जिससे उस रॉ मटेरियल की वैल्यू के अंदर एडिशन हो रही होती है। इस चीज़ का आप एनालिसिस करते हो कि हमारी कंपनी क्या क्या वैल्यू एडिशन कर रही है। जब आपको इस वैल्यू चेन एनालिसिस के बाद जब आपको पता चल जाता है कि यार मेरी कंपनी की ये स्ट्रांग पॉइंट है, मेरी कंपनी का ये स्ट्रांग पॉइंट नहीं है, तो फिर जो स्ट्रांग पॉइंट्स होते हैं वो आप अपनी कंपनी में रखते हो, और जो कंपैरेटिवली लेसर स्ट्रांग पॉइंट्स होते हैं वो आप आउटसोर्स कर देते हो किसी और कंपनी को। लेट्स से कि जी आप रॉ मटेरियल लेते हो, उस पे प्रोडक्शन ऑपरेशन करके उसकी एंड प्रोडक्ट बना के उसको बेच देते हो। अब आप देख रहे हो कि जी मैं प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो तो बड़ा एफिशिएंटली करता हूँ, मगर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग और मार्केटिंग के ऑपरेशंस मैं इतने अच्छे नहीं कर सकता। तो उसके लिए फिर आप क्या करते हो, इनको आप आउटसोर्स कर सकते हो, या फिर क्या ऐसी कंपनी को दे देते हो जो आपकी कंपेटिटर ना हो और वो इन चीज़ों में स्पेशलाइज करे। तो वैल्यू चेन एनालिसिस का ये फ़ायदा होता है कि आपको पता चल जाता है कि हम किस चीज़ में स्ट्रांग हैं, किस चीज़ में रिलेटिवली वीक हैं। जो तीसरा इशू पड़ता है ऑपरेशन स्ट्रेटेजी के अंदर, वो पोर्टर 5 फोर्सेस का होता है। पोर्टर 5 फोर्सेस आई वुड अप्रिशिएट कि जी आप इसको जाके वैसे भी देखें, आपको डिफरेंट और कोर्सेज के अंदर भी पोर्टर 5 फोर्सेस पढ़ाई गई होंगी। बेसिकली पोर्टर 5 फोर्सेस, पोर्टर एक रिसर्चर का नाम है जिसने 5 फोर्सेस दी हैं कि किसी भी कंपनी को इन 5 एनवायरमेंटल फोर्सेस का सामना करना पड़ता है किसी भी एनवायरमेंट के व्हेन इट ऑपरेट्स। पहली फोर्स होती है कि जी बार्गेनिंग पावर ऑफ योर सप्लायर, कि जो आपको सप्लाई कर रहे हैं उनकी बार्गेनिंग पावर कितनी है। अगर आपके सप्लायर ज़्यादा होंगे तो उनकी बार्गेनिंग पावर इतनी ज़्यादा नहीं होगी। अगर आपका सोल सप्लायर है तो उसकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी। इसी तरह बार्गेनिंग पावर ऑफ योर कंज्यूमर, अगर आप ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हो जो जेनेरिक है तो फिर आपकी कंज्यूमर की बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है। मगर आप एक ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हो जो कोई और आपका कंपेटिटर आपके कंज्यूमर को ऑफर नहीं कर सकता, तो उस केस के अंदर कंज्यूमर की बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है। इसी तरह थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, तीसरा जो पॉइंट है वो पोर्टर 5 फोर्सेस के अंदर, पहला तो बार्गेनिंग पावर ऑफ योर सप्लायर, दूसरा बार्गेनिंग पावर ऑफ योर कस्टमर, तीसरा जो पॉइंट है पोर्टर 5 फोर्सेस के अंदर वो थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, कि आप जो प्रोडक्ट दे रहे हो उसका कोई सब्स्टिट्यूट आ तो नहीं सकता मार्केट के अंदर। तो ये तीसरी फोर्स है जो किसी कंपनी को अपनी स्ट्रेटेजी बनाते वक्त ख्याल रखना पड़ता है इसका। चौथी चीज ये है कि जी थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, कि जिस मार्केट के अंदर या जिस एनवायरनमेंट के अंदर मैं ऑपरेट कर रहा हूं, क्या उसमें कोई थ्रेट है नए एंट्रेंट के आने की, कोई और मेरा कंपेटिटर आने की। अगर कोई नहीं है तो क्या इज देयर एनी अपॉर्चुनिटी कि जी कोई आ जाए, तो ये भी होती है। और राइवलरी, पांचवा जो पॉइंट होता है किसी भी कंपनी को स्ट्रेटेजी बनाते वक्त ख्याल में रखना पड़ता है, दिस इज द 5th पोर्टर पॉइंट, पोर्टर 5 फोर्स मॉडल का 5वां पॉइंट, कि जी इंडस्ट्री राइवलरी। अगर आप एक ऐसी इंडस्ट्री में जाते हो जहां पहले से ही एक कंपनी वो सर्विस या वो गुड प्रोवाइड कर रही है जो आप प्रोवाइड करोगे उस इंडस्ट्री के अंदर, तो आप दोनों के दरमियान में राइवलरी होगी।
ठीक है, एक कहेगा मैं इसको कॉस्ट से इससे मैं मुकाबला करता हूं, दूसरा कहेगा मैं अपनी इनोवेशन से इसका मुकाबला करूंगा। तो ये जो राइवलरी है ये कितनी है? अगर आप दोनों किसी जियोग्राफिकल रीजन के अंदर कस्टमर की डिमांड एक दूसरे फुलफिल कर रहे हो और इजीली फुलफिल कर रहे हो तो ठीक है, मगर जैसे जैसे डिमांड फुलफिल करने के लिए आपको मार्केट शेयर कैप्चर करना पड़े कि जी अब मार्केट के अंदर दोनों कंपनियां मिला के 2000 प्रोडक्ट्स बना रही हैं, मगर उस मार्केट में टोटल रिक्वायरमेंट ही 1500 प्रोडक्ट्स की है, तो फिर राइवलरी बढ़ जाएगी। जब तक डिमांड आपकी मार्केट के अंदर 4000 5000 चीज़ों की है और दोनों कंपनियां मिला के 1 या 2000 चीज़ें बना रही हैं, तो फिर तब तक तो इतनी राइवलरी नहीं होगी ना, क्योंकि जितनी डिमांड है प्रोडक्ट की उसकी सप्लाई इतनी नहीं है दोनों को मिला के। मगर जैसे जैसे सप्लाई बढ़ती जाए और डिमांड कम हो जाए किसी प्रोडक्ट की, तो आपस में जो दो इंडस्ट्रीज होती हैं या दो कंपनीज जो होती हैं जो एक तरह की गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं, उनके दरमियान में राइवलरी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ऑपरेशन स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपको रिसोर्स व्यू देखने पड़ते हैं, हमारे पास क्या चीज़ें हैं, आपको वैल्यू चेन एनालिसिस करना पड़ता है कि जी हमारी क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या वीक पॉइंट्स हैं, और तीसरा चीज़ जो आपने देखना होता है वो पोर्टर का 5 फोर्स एनालिसिस करना होता है, जिसके 5 पॉइंट्स मैंने आपसे अभी डिस्कस कर लिए हैं। एक और चीज़ कंसिडर करनी पड़ती है और वो कंसिडर करनी पड़ती है कि जी प्रोडक्ट किस लाइफ स्टेज में अपने, कोई भी प्रोडक्ट होती है उसकी एक लाइफ साइकिल होती है। ऑल्दो आपकी बुक के अंदर जो एग्जांपल्स दी हुई हैं दे आर अ बिट ओल्ड, अब वो प्रोडक्ट ज़रा चेंज हो गई होंगी क्योंकि 2010 की किताब है, तो देयर इज़ बाउंड टू बी सम चेंजेस। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक्स एक्सिस पे आपको क्या नज़र आ रहा है? सेल्स का ये जो इस कर्व को क्या कहते हैं? इसको एस कर्व कहा जाता है। अब आप देखें इसका सेल्स इनिशियली ज़रा बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, फिर एकदम से बढ़ता है ग्रोथ की स्टेज के अंदर, फिर वो बढ़ने से ज़रा एक पीक पे जाके फिर नीचे यानी कि सेल्स का वॉल्यूम कम हो रहा है और फिर आखिर में उसका डिक्लाइन आ जाता है। लेट मी स्टार्ट हेयर विद अब आप इधर से अगर देखो तो आपके पास 4 स्टेजेस हैं। एक आपके पास इंट्रोडक्शन की, ग्रोथ की, मैच्योरिटी की और डिक्लाइन की। ठीक है, ये जो लाइन है, ये जो आपके पास लाइन शो हो रही है, दिस लाइन शोज के जी आपकी वॉल्यूम ऑफ सेल्स कितना है। इनिशियली जब आपकी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हो रही होती है मार्केट के अंदर, तो उसका जो वॉल्यूम ऑफ सेल्स होता है वो इतना ज़्यादा नहीं होता या आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, मगर आपको उस पीरियड के अंदर मार्केट शेयर बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी R&D पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे ही प्रोडक्ट अपनी एक ख़ास स्टेज तक पहुंच जाती है इंट्रोडक्शन से बढ़ के, फिर वो जाती है ग्रोथ की तरफ कि जी तेज़ी से उसकी डिमांड में इजाफा होता है। इस पॉइंट पे क्या करना चाहिए कि जी इस पॉइंट पे इट्स प्रैक्टिकल टू चेंज प्राइस और क्वालिटी इमेज, कि जी आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस और क्वालिटी का जो इमेज है कि अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट है या लो प्राइस की प्रोडक्ट है, उस इमेज को आपने चेंज करके उस स्टेज पे लाना है कि जी जो आप उसको एंड स्टेज पे, यानी कि इंट्रोडक्शन फेज के अंदर तो ये चीज़ें ज़रा सी ऊपर नीचे हो सकती हैं, मगर जब इसकी ग्रोथ फेज हो तो इसमें आपने कोशिश करना है कि जो आप अपनी प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट चाहते हो वो एक फाइनल उसमें पॉइंट में आ जाए और आपने अपनी जो नीश मार्केट्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है कि जी आपकी जो मेन मार्केट्स और उस मेन मार्केट से ज़रा जो बॉर्डर लाइन मार्केट्स होती हैं, क्यों आप अपना मार्केट शेयर बढ़ाने की कोशिश करते हो। प्रोडक्ट को आपने स्टेबलाइज कर दिया, प्रोडक्ट के इमेज को, प्रोडक्ट की क्वालिटी को आपने स्टेबलाइज कर दिया है और अब आप कोशिश कर रहे हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर लूँ। इस स्टेज को कहा जाता है ग्रोथ की स्टेज। तीसरी स्टेज जो आती है वो मैच्योरिटी की आती है कि जी मैच्योरिटी में पूरा टाइम टू चेंज इमेज, प्राइस एंड क्वालिटी। मैच्योरिटी की जब स्टेज आ जाती है तो ये जो पिछली स्टेज का था कि जी अब इस स्टेज पे आपने प्रोडक्ट की
इमेज को या प्राइस के इमेज को या क्वालिटी के इमेज को नहीं चेंज करना। आपकी प्रोडक्ट अपने फाइनल स्टेज पे आ गई है। इस स्टेज पे आपने क्या करना है, कंपेटिटिव कॉस्ट बिकम्स अ क्रिटिकल डिफेंड मार्केट शेयर। इस स्टेज के अंदर जो ग्रोथ का स्टेज था उसमें तो आपने अपना मार्केट शेयर बढ़ाने की कोशिश की। इस केस के अंदर आपने अपने मार्केट शेयर को रिटेन रखने की कोशिश करनी कि जी आप किसी तरीके से अपना मार्केट शेयर लूज ना करो। इसके अंदर आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मार्केट शेयर को रिटेन रखो और अपनी प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा चेंजेस ना लाओ और कॉस्ट जो है उसको कम से कम करने की कोशिश करो, क्योंकि अब ये मैच्योरिटी स्टेज पे चली गई है, इसकी डिमांड कांस्टेंट हो गई है। अब आपने उस डिमांड को ज्यादा अरसे तक मेंटेन रखना है, अपने कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव देना है कि जी हम अपनी कॉस्ट कम कर रहे हैं, आप हमारी प्रोडक्ट, आप जितनी कॉस्ट कम करोगे आप उतनी देर तक मार्केट शेयर को रिटेन रख सकोगे। फिर आखिरी फेज जो आ जाता है कि जी आपकी प्रोडक्ट की डिमांड आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। इस स्टेज के अंदर आपकी कोशिश ये होती है कि जी किसी तरीके से आपने कॉस्ट पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि अब डिमांड कम हो रही है, आप आहिस्ता आहिस्ता यू विल स्टार्ट लूजिंग मनी। अब आप जो आपने एक प्रोडक्शन सिस्टम लगाया हुआ है किसी भी चीज को बनाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए आपने कुछ पैसे खर्च करने हैं। और अब डिक्लाइन स्टेज में जैसे ही आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है तो यू विल स्टार्ट लूजिंग मनी। तो इस स्टेज के अंदर कोशिश ये होती है कि जी आप कम से कम पैसा जाया करो और मैक्सिमम कॉस्ट कंट्रोल रखो। इस पूरे कर्व को कहा जाता है, इसका जो नाम है इट्स कॉल्ड एस कर्व। एस कर्व क्या बताता है, आपका प्रोडक्ट, किसी भी एक प्रोडक्ट की, इसमें आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, ये सिर्फ आपको शो करने के लिए लिखी हैं कि जी ये प्रोडक्ट्स अपनी किस स्टेज पे है, लाइफ स्टेज पे। ये आपको ये शो करता है कि आपकी प्रोडक्ट का सेल्स का वॉल्यूम किस तरह बढ़ता है विद डिफरेंट लाइफ स्टेजेस। पहली लाइफ स्टेजेस उसकी इंट्रोडक्शन की, ग्रोथ की, मैच्योरिटी की। डिफरेंट लाइफ स्टेजेस पे आपने कौन कौन सी स्ट्रेटेजी रखनी है। इंट्रोडक्शन के फेज के अंदर आपने प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट इज क्रिटिकल। अभी आप अपनी प्रोडक्ट, आपकी प्रोडक्ट की फाइनल शेप अभी तक इंट्रोडक्शन के फेज में बिल्कुल कस्टमर प्रेफरेंसेस बिल्कुल प्रोडक्ट के अंदर नजर नहीं आते। कि आप इस स्टेज में होते हो कि आप अपने कस्टमर को जान रहे होते हो, उसके प्रेफरेंसेस को जान रहे होते हो, तो आप अपनी प्रोडक्ट के अंदर थोड़ी थोड़ी चेंजेस कर रहे होते हो। फ्रीक्वेंट प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डिजाइन चेंजेस, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं तो आप उसका प्रोसेस डिजाइन प्रोसेस और प्रोडक्ट का डिजाइन चेंज कर रहे होते हो। प्रोडक्शन रन्स, जब प्रोडक्ट इस स्टेज के अंदर होती है तो छोटे होते हैं। हाई प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कि शॉर्ट प्रोडक्शन रन्स हैं तो आपको पैसे भी ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। लिमिटेड मॉडल्स आप देते हो, वैरायटी आप बहुत ज़्यादा नहीं अपनी प्रोडक्ट की देते कि जी ये एक वैरायटी, दूसरी वैरायटी, तीसरी वैरायटी, आप कोशिश करते हो कि कम से कम वैरायटीज़ दें और लिमिटेड मॉडल दें। और इस स्टेज के अंदर आप अपनी क्वालिटी पे अटेंशन देते हो, ज़्यादा अटेंशन इस क्वालिटी पे होती है आपकी। ग्रोथ का जब स्टेज होती है उसमें आप फोरकास्टिंग टेक्निक्स पे ज़्यादा ध्यान देते हो ताकि आप अच्छे तरीके से फोरकास्ट कर सको कि जी कितनी डिमांड होगी। प्रोडक्ट एंड प्रोसेस शुड बी रिलायबल, कि जी जो प्रोडक्ट आपने, जो इस स्टेज पे आपकी प्रोडक्ट की जो एंड शक्ल होती है वो फाइनलाइज हो चुकी होती है, तो अब आपने प्रोडक्ट को भी रिलायबल कर देना और प्रोसेस को भी, अब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो प्रोसेस है उसको भी रिलायबिलिटी की तरफ उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। कंपेटिटिव प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट एंड ऑप्शंस, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर गेन करने की कोशिश कर रहे हो तो आपकी कोशिश ये होती है कि कॉस्ट कम से कम हो। आप अपनी इन कैपेसिटी बढ़ा रहे होते हो, इंक्रीजिंग कैपेसिटी, शिफ्ट टुवर्ड्स प्रोडक्शन फोकस, इनहांस डिस्ट्रीब्यूशन, अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क साथ साथ बढ़ा रहे होते हो, क्योंकि जैसे ही आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो आपका प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बढ़ रहा होता है। मैच्योरिटी की स्टेज में आपकी कोशिश ये होती है कि जो आपकी पहले नीश मार्केट थी या आपका जो पहले कंपेटिटिव एडवांटेज था कि जी मैं एक डिफरेंशिएटेड या इनोवेटिव प्रोडक्ट दे रहा हूँ, अब आप कोशिश करते हो कि जी मैं कॉस्ट रिडक्शन करूँ। स्टैंडर्डाइजेशन पार्ट्स, जो प्रोडक्ट है, क्योंकि उसका पिछली फेज के अंदर जो ग्रोथ का फेज है उसमें प्रोडक्ट का डिज़ाइन फाइनलाइज हो गया है, तो अब एक दफ़ा प्रोडक्ट का डिज़ाइन फाइनलाइज हो जाता है तो फिर अब आप स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जाते हो।
कि स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स बनाते हो कि एक फाइनल प्रोडक्ट शक्ल है, अब उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट्स उसके अंदर यूज़ करते हैं ताकि जो लोग उसको यूज़ कर रहे हैं वो उसको ज़्यादा अरसे तक यूज़ कर सकें। फ्यूअर प्रोडक्ट चेंजेस, मोर माइनर चेंजेस, प्रोडक्ट की मेजर चेंजेस नहीं होती, माइनर ये सुर्खी पाउडर। अब गाड़ियों की अगर आप एग्जांपल लें तो गाड़ियों के अंदर उसका इंजन, उसकी चेसी, उसकी बॉडी ज़्यादा चेंज नहीं होती मगर उसका इंटीरियर चेंज हो जाता है, तो ये माइनर चेंजेस हैं। इस स्टेज के अंदर आप ये माइनर चेंजेस कर सकते हो। आपकी कोशिश होती है कि जी कैपेसिटी वो ऑप्टिमल हो ताकि आपका मिनिमम पैसा खर्च हो प्रोडक्शन के अंदर। लॉन्ग प्रोडक्शन रन, ज़्यादा लंबे प्रोडक्शन रन करोगे ताकि कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए आपकी प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट एंड कॉस्ट कटिंग, इस स्टेज के अंदर आप कोशिश करते हो कि जी मैं प्रोडक्ट की इम्प्रूवमेंट करूं और कॉस्ट कटिंग करूं। डिक्लाइन के फेज के अंदर आप क्या करते हो? लिटिल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। डिक्लाइन के फेज में, इस स्टेज में अब आप ये नहीं कहते कि जी मैं अब इनोवेटिव प्रोडक्ट दूंगा। इस स्टेज के अंदर आपकी जो प्रोडक्ट आ रही है उसका डिज़ाइन, ग्रोथ के फेज के अंदर डिज़ाइन फाइनलाइज हुआ, इंट्रोडक्शन के फेज के अंदर तो डिज़ाइन अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, आपको नहीं पता कि कस्टमर के प्रेफरेंसेस क्या है, मगर ग्रोथ के फेज में आपको पता चल जाता है यार कस्टमर मेरी चीज़ से ये चीज़ ये एक्सपेक्ट कर रहा है, तो आप वो चीज़ें अपनी प्रोडक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हो या उसके डिज़ाइन के अंदर डाल देते हो। और मेच्योरिटी के स्टेज में आप क्या कर रहे होते हो? आपका डिज़ाइन कॉन्स्टेंट होता है मगर उसके अंदर थोड़ी बहुत सुर्खी पाउडर डाल रहे होते हो, यानी कि थोड़ी बहुत माइनर चेंजेस कर रहे होते हो, मेजर चेंजेस नहीं होती। अब डिक्लाइन के अंदर आप प्रोडक्ट और चेंज नहीं करते, आप जो आपकी मेच्योरिटी की स्टेज में जो आपकी प्रोडक्ट फैमिली है उसी को ही आप कंटिन्यू करते हो। आप कोशिश करते हो कि जी आप मैक्सिमम अपनी जो आपके ऑपरेशंस की जो कॉस्ट है उसको पूरा करें। आप कोशिश करते हो कि जी आपका नुकसान कम से कम हो, क्योंकि अब आपकी जो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट वो श्रिंक कर रही है। जैसे जैसे डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट श्रिंक करेगी तो फिर जो आपकी जो ओरिजिनल नेटवर्क था उसकी कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट, और आपकी सेल्स से रेवेन्यूज इतने नहीं आएंगे। तो अब इसमें कोशिश ये होती है कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो एक्सेस कैपेसिटी है उसको ऑपरेशन से बाहर करें या उसको बेचना शुरू कर दें या उसको रीएलोकेट कर दें कहीं और कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस कम से कम कर। स्वॉट एनालिसिस देखते हैं कि जी स्वॉट, एज वी ऑल नो व्हाट इज स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रेटेजी बनाने, आपकी कंपनी ने एक मिशन बना लिया कि जी हम इस जगह पे जाना चाहते हैं। मिशन के बाद आपने एनालिसिस करना है कि जी हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और थ्रेट क्या है। उन सारे को एनालाइज करके आपने अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। तो अभी तक हमने क्या देख लिया? हमने देखा कि जी स्ट्रेटेजी किस तरीके से उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है और किस तरीके से वो डिवाइस की जाती है कि जी ये मसले हैं स्ट्रेटेजी बनाने में और उसको इस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट करना है। स्ट्रेटेजी का डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है? यू एनालाइज योर एनवायरनमेंट, आप अपने एनवायरनमेंट का एनालिसिस करें, स्वॉट एनालिसिस कर लें। आप कॉर्पोरेट का मिशन देखें कि जी आप कॉर्पोरेट किस डायरेक्शन में जाना चाहती है और फिर उसके बाद आप एक स्ट्रेटेजी बनाएं कि जी हाँ हम इस चीज़ के अंदर लो कॉस्ट या प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के अंदर अपनी स्ट्रेटेजी को ज़्यादा फोकस रखेंगे। स्ट्रेटेजी के डेवलपमेंट के अंदर वही बात है कि जी आपने यू हैव टू आइडेंटिफाई की सक्सेस फैक्टर्स, यू हैव टू स्टाफ दी ऑर्गेनाइजेशन। आपने आइडेंटिफाई करना है कि जी कौन कौन से लोग हैं या हमारे कौन कौन सी की एक्टिविटीज़ हैं या की सक्सेस फैक्टर्स हैं जिस पे हम फोकस कर सकते हैं। उनको फोकस करने के लिए फिर आपको अप्रोप्रिएट स्टाफ चाहिए होगा, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो स्टाफ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और फिर उन एक्टिविटीज़ को यूटिलाइज करना है। ऑपरेशंस मैनेजर्स जॉब इज टू इम्प्लीमेंट एन ऑपरेशंस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, प्रोवाइड कंपेटिटिव एडवांटेज एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। की फैक्टर्स, ये अगर आप देखें की फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? की फैक्टर्स वो सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो हम पहले डिफरेंट स्टेजेस के अंदर देख चुके हैं। किसी भी ऑपरेशन मैनेजर के जो डिसीजन है कि जी प्रोडक्ट, प्रोसेस, क्वालिटी, लोकेशन, लेआउट, ये वो सारे की सक्सेस फैक्टर्स हैं जो किसी ऑपरेशंस मैनेजर को अंडर कंसिडरेशन रखने पड़ते हैं।
अब इसके अंदर वी आर नॉट कंसर्न विद मार्केटिंग, we are not concerned with finance and accounting, but in operations management we are concerned with प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस के अंदर वो कौन से की सक्सेस फैक्टर्स हैं जो किसी भी कंपनी को फ़ायदा पहुंचाते हैं, वो की सक्सेस फैक्टर्स ये हैं। प्रोडक्ट कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, प्रोसेस आपने किस तरह डिज़ाइन किया है, कहाँ कहाँ आपने अपने फैक्ट्रीज़ को लोकेट किया है, उन फैक्ट्रीज़ का लेआउट कैसा है, ह्यूमन रिसोर्स उन फैक्ट्रीज़ के अंदर कैसा है, आपने अपने पार्टनर्स के साथ किस तरह इंटीग्रेट किया है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखा हुआ है या उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट बेस रखा हुआ है, आप अपनी इन्वेंट्री को किस तरह मैनेज करते हो, आप अपनों आपको स्केड्यूल किस तरह करते हो ताकि आप अपनी यूटिलाइजेशन, अपने रिसोर्स की यूटिलाइजेशन मैक्सिमाइज कर सको, और आप अपनी फैसिलिटी की मेंटेनेंस किस तरह करते हो। अब ये सारे के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग बुक के चैप्टर दिए हुए हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता इस कोर्स के अंदर पढ़ते जाएंगे। मगर किसी भी कंपनी की स्ट्रेटेजी के अंदर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कंपनी बताए उसका मिशन क्या है, उसके अंदर मिशन के अंदर बताए कि हम किस तरीके से कंपेटिटिव एडवांटेज गेन करेंगे, आइदर थ्रू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, आइदर टू रिस्पॉन्स टाइम, आइदर थ्रू लो कॉस्ट। उस मिशन के अंदर जब वो बता देते हैं कि जी हमने इस चीज़ पे फोकस करना है, फिर उसके बाद डिफरेंट फंक्शनल एरियाज, दिस फंक्शनल एरियाज ऑफ मार्केटिंग, फंक्शनल एरिया ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड फंक्शनल एरिया ऑफ ऑपरेशंस, दे मेक देयर ओन स्ट्रेटेजी, और उस स्ट्रेटेजी में वो की सक्सेस फैक्टर्स को, सारे इनकी सक्सेस फैक्टर्स को एवेल्युएट करते हैं थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस, और फिर उसके बाद कंपनी की एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि जी मिशन के बाद किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनती है। ये सारे का सारा प्रोसेस एक्सप्लेन मैंने आपको कर दिया। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जी कोर कॉम्पिटेंस क्या होती है और की सक्सेस फैक्टर क्या होता है। की सक्सेस फैक्टर मैंने आपको पहले ही बता दिया पिछली स्लाइड के अंदर कि जी ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो उसके बाद आप एक competitive advantage gain करते हो। Let me give you an example of core competence. Take an example of Honda and Toyota. We all know that ये दो कंपनीज हैं जो पाकिस्तान के अंदर एक्टिव हैं इन लग्जरी कार्स। अब होंडा की कोर कॉम्पिटेंस क्या है? होंडा की कोर कॉम्पिटेंस ये है कि जी वो एफिशिएंट इंजन्स बना सकते हैं। ठीक है, दोनों कंपनियां गाड़ियां बनाती हैं, ठीक है, दोनों कंपनियों को गाड़ी बनाने के प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। दोनों कंपनीज आर इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग ऑटोमोबाइल इन पाकिस्तान, कंसिडरिंग द पाकिस्तान मार्केट। मगर एक कंपनी की कोर कॉम्पिटेंस क्या है कि वो एफिशिएंट गैस इंजन या एफिशिएंट पेट्रोल इंजन बनाती है, और वो कोर कॉम्पिटेंस उसकी सारी एंड प्रोडक्ट्स जो होती हैं उसके अंदर नजर आती हैं। एंड प्रोडक्ट्स उसके डिफरेंट जो मार्केट के अंदर गाड़ियों के मॉडल्स हैं, तो वो कोर कॉम्पिटेंस होंडा की नज़र आती है कि जी एंड प्रोडक्ट 1 के अंदर भी नज़र आएगी, एंड प्रोडक्ट 2 के अंदर भी उसकी वो कोर कॉम्पिटेंस नज़र आएगी, और डिफरेंट एंड प्रोडक्ट्स जो वो बनाएंगे वो नज़र आएगी उसकी कोर कॉम्पिटेंस कंपनी की सक्सेस फैक्टर्स वो सारे फैक्टर्स हैं जो दोनों कंपनियां यूज़ करती हैं। वो होंडा भी यूज़ कर रही है और वो टोयोटा भी यूज़ कर रही है कि जी किस तरह से प्रोसेस को मेंटेन करना है, किस तरह से लेआउट करना है, किस तरह से स्केड्यूलिंग करनी है। तो वो की सक्सेस फैक्टर्स दोनों कंपनियों के अंदर होंगे, मगर एक कंपनी के अंदर उसकी कोर कॉम्पिटेंस ये है कि जी वो एफिशिएंट इंजन बनाता है, और वो चीज़ उसकी एंड प्रोडक्ट के अंदर नजर आती है। तो होंडा अपनी कोर कॉम्पिटेंस को यूज करके और अपनी की सक्सेस फैक्टर्स को यूज करके जो इसकी नो हाउ है, नो हाउ ऑफ ऑटो मैन्युफैक्चरिंग, ये और नो हाउ इंडस्ट्री के सारी जो गाड़ियां बनाने वाले मैन्युफैक्चरर हैं उन सारों के अंदर है। मगर होंडा अपनी कोर कॉम्पिटेंस को और की सक्सेस फैक्टर्स को यूज करके एक कंपेटिटिव एडवांटेज गेन करता है। वो कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है? वो कंपेटिटिव एडवांटेज
प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन क्या कि जी मेरी जो प्रोडक्ट है उसका इंजन एफिशिएंट है और ये कंपेटिटिव एडवांटेज उसको अपनी सारी प्रोडक्ट्स के अंदर नजर आ रहा होता है। तो कोई भी कंपनी जो होती है उसको एक की सक्सेस फैक्टर्स उसके अंदर होने चाहिए कि जी प्रोडक्ट बनानी किस तरह है, प्रोसेस को किस तरह मेंटेन करना है, उस कंपनी के अंदर एक कोर कॉम्पिटेंस होनी चाहिए और उस कंपनी को इन दोनों को यूज करके कंपेटिटिव एडवांटेज गेन करना पड़ता है। इन आवर केस होंडा के पास जो कंपेटिटिव एडवांटेज है कि जी उनके इंजन्स जो है दे आर वेरी एफिशिएंट और वो किस तरीके से पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अपने आप को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रेटेजी है कि जी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की। होंडा की कार्स टोयोटा से ज्यादा महंगी होती हैं मगर क्यों ली जाती है, सिर्फ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे। टोयोटा की क्या कंपेटिटिव एडवांटेज है, टोयोटा का कंपेटिटिव एडवांटेज है लो कॉस्ट प्रोडक्शन। वो अपने कंपेटिटिव एडवांटेज ऑफ लो कॉस्ट प्रोडक्शन और अपने की सक्सेस फैक्टर्स जो हमने पिछली स्लाइड्स के अंदर सारे देखे हैं उनको यूज करके अपना एक कंपेटिटिव एडवांटेज गेन करता है कि जी वो लो कॉस्ट प्रोडक्ट मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करता है। और लेट्स गो ऑन टू अनदर एग्जांपल। इस एग्जाम्पल के अंदर एक साउथ वेस्टर्न एयरलाइन की एग्जांपल दी गई है। इसके आई वुड अप्रिशिएट कि आप इसको जाके बुक के अंदर भी पढ़ो। इसके अंदर कुछ कंपनी के 3-4 पॉइंट्स दिए गए हैं कि जी 3-4 एक्टिविटीज़ वो करती है और वो एक्टिविटीज़ क्यों करती है। इस कंपनी का जो कंपेटिटिव एडवांटेज है कि जी वो लो कॉस्ट एयर ट्रैवल प्रोवाइड करती है। लो कॉस्ट एयर ट्रैवल किस तरह से प्रोवाइड करती है कि जी कर्टियस बट लिमिटेड पैसेंजर सर्विस के ज़्यादा आपको कस्टमर सर्विस नहीं प्रोवाइड करती, ज़्यादा लोग नहीं होते इसके एयरपोर्ट्स के अंदर या एयर टर्मिनल्स के अंदर। इनके जो टिकटिंग मशीन्स हैं वो ऑटोमेटेड हैं। इनके जहाज़ों में कोई सीट असाइन नहीं की जाती, बस आपको कह दिया जाता है यार आपकी एक सीट बुक हो गई है। अब जिस तरीके से वो जौन सी सीट आपको मिल गई, जल्दी जाओगे तो अच्छी सीट मिल जाएगी, देर से जाओगे तो ज़रा कंपैरेटिवली बुरी सीट मिलेगी। नो बैगेज ट्रांसफर्स, अपने साथ ही बैगेज रखें, हम वो ट्रांसफ़र नहीं करते कि जी आपका बैगेज उधर हो गया तो अब हम आपको पहुंचाएंगे। आपका जो है सारे का सारा रिस्क है अगर आपका बैग गुम गया। मील्स नहीं देते, पीनट सिर्फ देते हैं, एक पीनट का पैकेट पकड़ा देते हैं मूंगफलियों का, और खाना नहीं देते। दूसरा जो ये अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए करते हैं वो शॉर्ट हॉल्स, पॉइंट टू पॉइंट राउट्स ऑफन टू सेकेंडरी एयरपोर्ट्स। सेकेंडरी एयरपोर्ट्स वो होते हैं जो प्राइमरी एयरपोर्ट्स के अलावा किसी सिटी के अंदर एक बड़ा एयरपोर्ट होता है, प्राइमरी एयरपोर्ट जहाँ इंटरनेशनल ट्रैफिक होती है। सेकेंडरी एयरपोर्ट्स वो होते हैं जहाँ नेशनल ट्रैफिक ज़्यादा होती है। ये एयरपोर्ट्स ज़रा कंपैरेटिवली सस्ते पड़ते हैं एयरलाइंस को। इसके अंदर क्योंकि ये मील नहीं पहुँचा देते अपने जहाज़ों के अंदर तो इनका जो ऑपरेशन कॉस्ट वैसी ज़रा कम हो जाती है। इसी तरह सेकेंडरी एयरपोर्ट यूज़ करते हैं तो एयरपोर्ट की भी फीस ज़रा कम हो जाती है। हाई नंबर ऑफ फ्लाइट्स रिड्यूसेस एम्प्लॉई आइडल टाइम बिटवीन फ्लाइट्स, कि जी क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट ट्रैफिक ज़्यादा रखते हैं तो जो एम्प्लॉई यूटिलाइजेशन होती है वो ज़्यादा हो जाती है। फ्रीक्वेंट रिलायबल स्केड्यूल्स, अब ये कंपनी जो है इट्स अ लो कॉस्ट एयर ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर विच बाय द नेम ऑफ साउथ वेस्टर्न एयरलाइंस। इसका जो कंपेटिटिव एडवांटेज है कि जी ये लो कॉस्ट एयर ट्रांसपोर्ट देती है। तो वो लो कॉस्ट करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज या क्या क्या काम करती है वो इसके अंदर मैं आपको शो प्रेजेंट कर रहा हूँ। फ्रीक्वेंट रिलायबल स्केड्यूल्स, हाई नंबर ऑफ फ्लाइट रिड्यूसेस एम्प्लॉय आइडल टाइम बिटवीन फ्लाइट्स, सैचुरेट्स अ सिटी विद फ्लाइट्स, लोअरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग HR पर पैसेंजर फॉर द सिटी। अब जाहिर बात है कि आप सिटी के अंदर 10-12 फ्लाइट्स आप चला रहे हो तो आपको ज़्यादा एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को वैसे ही पता चल जाएगा 10-12 फ्लाइट्स आ रही हैं इस कंपनी की, तो आपका वो एडवर्टीजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम हो जाती है। पायलट ट्रेनिंग रिक्वायर्ड ऑन ओनली वन टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, 2 या 3 एयरक्राफ्ट की टाइप से यूज़ नहीं करते। अगर पायलट की ट्रेनिंग 737 पे हुई हुई है तो ये 737 ही यूज़ करेंगे सारी फ्लीट के अंदर। तो डिफरेंट पायलट्स को डिफरेंट जहाज़ों पे ट्रेन करने की पैसे बच जाते हैं इनके। रिड्यूस मेंटेनेंस इन्वेंट्री रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट, एक टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट ही यूज कर रहे हैं तो उसके उसी के ही पार्ट्स रखते हैं, किसी और
जहाज़ के पार्ट्स रखने की इनको ज़रूरत ही नहीं है। और किस तरीके से पैसे कम करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड फ्लीट्स ऑफ बोइंग 737, ये एक ही तरह का जहाज़ रखते हैं बोइंग 737। उससे क्या फ़ायदा होता है, उनको पायलट ट्रेनिंग नहीं करानी पड़ती, मेंटेनेंस के लिए जो इन्वेंट्री मेंटेन रखनी पड़ती है वो सिर्फ एक तरह के जहाज़ की रखनी पड़ती है। और ये डायरेक्ट जो इन्होंने जो सप्लायर है इनका, जो बोइंग जो इनको जहाज़ सप्लाई करता है, उससे इन्होंने एक्सीलेंट रिलेशनशिप रखे हुए हैं और उनसे इन्होंने फाइनेंसेस भी लिए हैं। अब जाहिर बात है, आपके पास आपका कस्टमर आए और आपको कहे यार मैं तुम्हारी 1000 या 2000 चीज़ें ख़रीदता हूँ, 1000-2000 जहाज़ ख़रीदता हूँ या 200-300-400 जहाज़ ख़रीदता हूँ, तो फिर आप उस कस्टमर को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे ना। आप कहोगे ठीक है जी मुझे इतना पैसा भी दे दें, बाकी पैसा किस्तों में देते रहना। तो इन्होंने एक ही तरह के जहाज़ का बहुत ज़्यादा ऑर्डर दिया, उससे इनका क्या फ़ायदा हुआ, पायलट ट्रेनिंग में पैसा कम खर्च होता है, इन्वेंट्री मेंटेन कम करनी पड़ती है, और बोइंग ने इनको फ्लेक्सिबल फाइनेंसेस में भी मदद की है। हाई एयरक्राफ्ट यूटिलाइजेशन के अंदर ये क्या करते हैं कि जी अपना टर्न अराउंड रेट के जी जैसी जहाज लैंड हुआ, उसकी सफाई हुई, उसको रिफ्यूल किया और उसको भर के पेट्रोल से या फ्यूल से फिर से उड़ा दिया। तो ये जो टर्न अराउंड रेट है ये इन्होंने 20 मिनट्स का रखा हुआ है कि जी जहाज लैंड करता है और उसके 20 मिनट्स में वो फिर से उड़ जाता है। तो इससे यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ जो है, इन्होंने फ्लेक्सिबल यूनियन कॉन्ट्रैक्ट्स के, जो इधर लोग काम कर रहे हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े फ्लेक्सिबल हैं, वो किसी लेबर यूनियन से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं है कि जी हमें इतने घंटे काम करना है। हमने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ है कि जी जैसी काम की ज़रूरत होती है तो उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर कर लेते हैं। लीन प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज़, ज़ाहिरी बात है ऑटोमेटेड उनके पास मशीनें हैं टिकटिंग की, उधर इनको लोगों की ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉयज़ को एम्पावर किया हुआ है कि जी अगर कोई डिसीजन लेना हो ऑन स्पॉट तो एम्प्लॉयज़ ले सकते हैं। अगर कोई गलती हो जाती है या एम्प्लॉई क्या कह सकते हैं कि अगर आपका एम्प्लॉई कोई अच्छा काम करता है तो उसको अच्छी कॉम्पनसेशन मिलती है और उसको दूसरों के लिए एक मॉडल बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से आप देख रहे थे कि कंपेटिटिव एडवांटेज किसी कंपनी का, उसकी लो कॉस्ट है, तो किस तरीके से उसने अपने ऑपरेशंस को मैनेज किया है ताकि वो क्या करे, अपनी ओवरऑल कॉस्ट को कम करे। उसने मैनेज किया कि जी कम लोगों को कम से कम हायर करे, एक ही तरह का जहाज़ खरीदे, उससे क्या मेंटेनेंस कॉस्ट, पायलट ट्रेनिंग कॉस्ट, ऑपरेशंस कॉस्ट बड़ा कम हो गई, और जो उसके जहाज़ का सप्लायर था उसने उनको फाइनेंसेस में भी मदद की क्योंकि उससे एक अच्छा ऑर्डर वो ले रहे थे। इसी तरह सेकेंडरी एयरपोर्ट्स यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि जी उनकी ऑपरेशन कॉस्ट कम होती है, जहाज़ की यूटिलाइजेशन, टर्न अराउंड टाइम बहुत कम है तो यूटिलाइजेशन बढ़ रही है जहाज़ की। अब इसका जो आखिरी, इस चैप्टर का जो आखिरी टॉपिक है दैट इज़ इंटरनेशनल ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज। ऑपरेशंस की स्ट्रैटेजी कौन कौन सी हो सकती हैं। अब आपने अपने बिजनेस को ग्लोबलाइज कर लिया, ठीक है, एक मुल्क से, अपने होम कंट्री से उठ के दूसरे मुल्क में आपने अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर लिया, तो उसके लिए कौन कौन सी 4 स्ट्रेटजीज हैं जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली। इसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है कि जी आपके पास 2 कंसिडरेशन होती हैं, एक तो रिस्पॉन्सिवनेस की कंसिडरेशन होती है और एक कॉस्ट की कंसिडरेशन होती है। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है कि जी जिस मार्केट में आप गए हो उसके हिसाब से चेंज होने की कितनी अर्ज है आपके अंदर, और इसी तरह जो कॉस्ट की है कि जिस मार्केट में जा रहे हो उसमें लो कॉस्ट प्रोडक्ट आपने पहुंचानी है, उस पे आप कितना एम्फेसिस दे रहे हो। अगर इस केस के अंदर जो पहली स्ट्रेटेजी है दैट इज इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी, इसके अंदर आपने रिस्पॉन्सिवनेस पे भी आप इतना एम्फेसिस नहीं दे रहे और कॉस्ट पे भी आप इतना एम्फेसिस नहीं दे रहे, यानी कि आप चाहते हो कि बस आप किसी मुल्क में अपनी प्रोडक्ट पहुंचा दो, यू आर नॉट बॉदर्ड बाय कि जी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है कि नहीं है। आपकी प्रोडक्ट जाती है और कस्टमर बड़ा खुश होकर उसको ले लेता है, उसके लिए कोई नई चीज़ होती है, तो आपकी इतनी कंसिडरेशन नहीं है इस केस के अंदर कि जी आप लोकल रिस्पॉन्सिवनेस कंसिडरेशन रखें।
कॉस्ट की भी आपकी इतनी कंसिडरेशन नहीं है, महंगी पहुंचती है सस्ती पहुंचे, वो चीज़ पहुंच रही है, उस चीज़ की प्रेफरेंसेस है उस मुल्क में, तो उस केस के अंदर आप इंटरनेशनल स्ट्रेटजी करते हो। ये क्या होती है कि आप अपने मुल्क से चीज़ बना के उसको एक्सपोर्ट कर देते हो, सीधा सीधा एक्सपोर्ट करके दूसरे मुल्क में पहुंचा देते हो। दूसरे मुल्क में नॉर्मली कोई बंदा लाइसेंस लेके आपकी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करता है और वो मार्केट के अंदर उसको बेचता है, जो रेवेन्यूज होते हैं वो अपना शेयर लेके आपको पहुंचा देता है। तो इसमें क्या होता है कि जी आपने चीज़ अपने ही मुल्क में बनाई हुई है, अपने ही मुल्क में बना के उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ रिस्क इन दिस केस। जो दूसरे मुल्क से आपका लाइसेंस लेके चीज़ इंपोर्ट कर रहा है वो अपना कैपिटल लगा रहा है, उसने आपको ऑर्डर दिया, आपने उससे पैसा लिया, चीज़ बना के उसको भेज दी। इसके अंदर रिस्क इतना नहीं है, मगर इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि आप लोकल रिस्पॉन्स लोकल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। आप एक स्टैंडर्डाइज चीज़ पहुंचा रहे हो, अपनी चीज़ दूसरे मुल्क में पहुंचा रहे हो, और कॉस्ट भी इससे बढ़ जाती है। दूसरी जो स्ट्रैटेजी है दैट इज ग्लोबल स्ट्रैटेजी। अब ये ग्लोबल स्ट्रैटेजी कहाँ जाती है? ये ग्लोबल स्ट्रैटेजी रिस्पॉन्स कंसिडरेशन इसके अंदर इतनी नहीं होती, मगर कॉस्ट रिडक्शन इसके अंदर ज़्यादा ली जाती हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर दो चीज़ों की एग्जांपल है। कैटरपिलर हम सारों को पता है कि जी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट होती है, इसी तरह बुलडोजर्स और इस तरह। अब बुलडोजर्स सारी दुनिया में एक ही तरह के हैं, ज़रूरी नहीं है कि जी अमेरिका में अगर कोई बुलडोज़र है तो वो पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो जो आपकी एंड प्रोडक्ट है ना इसके अंदर, वो सारी जगहों पे सेम है। तो इससे क्या किया जाता है? अब प्रॉब्लम यह है कि जी आपने इस केस के अंदर कॉस्ट कंसिडरेशन आपकी ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट कंसिडरेशन कि जी चीज़ ही ऐसी है कि उसको आप बना के एक जगह पे दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करोगे तो पैसा लगेगा, तो पैसा लगेगा तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इस केस के अंदर क्या किया जाता है, आपका जो प्रोसेस होता है वो पूरे का पूरा दूसरे मुल्क में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस आप किसी और मुल्क में लगा देते हो और उधर से अपनी चीज़ें, वही स्टैंडर्डाइज चीज़ें उस मुल्क में बनाना शुरू कर देते हो। इसके अंदर बात क्या होती है कि जी डिज़ाइन चेंजेस या रिस्पॉन्सिवनेस चेंजेस तो नहीं आती प्रोडक्ट के अंदर इतनी ज़्यादा, मगर एक स्टैंडर्डाइज लो कॉस्ट प्रोडक्ट आप दूसरे मुल्क में बनाना शुरू कर देते हो। इसको ग्लोबल स्ट्रेटेजी कहते हैं। इसके अंदर सारी इंडस्ट्रीज, यानी कि अमेरिका में एक फैक्ट्री लगी होगी, वो एक ऑपरेशनली ऑप्टिमम प्रोडक्शन कर रही होगी। इसी तरह चाइना में एक फैक्ट्री उसी चीज़ की, उसी तरह की फैक्ट्री लगी होगी जो ऑपरेशनली एक ऑप्टिमम प्रोडक्ट बना रही होगी लो कॉस्ट की। अब इन दोनों के दरमियान में एक्सटेंसिव कम्युनिकेशन होगा कि इक्विपमेंट को किस तरह यूज़ करना है, किस तरीके से आप कॉस्ट कम कर सकते हो, और एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होगा इसके अंदर। मगर दोनों मुल्कों के अंदर एक ही तरह की फैक्ट्रीज होंगी, उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होगा। एक स्टैंडर्डाइज किस्म की फैक्ट्री लगाई जाएगी जो एक लो कॉस्ट प्रोडक्ट बनाएगी। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि आप इनोवेशन, प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन नहीं ला सकते। दोनों मुल्कों के अंदर एक ही तरह की चीजें बन रही हैं। जब एक मुल्क के अंदर चेंज होगी तो तब आहिस्ता आहिस्ता दूसरे मुल्क के अंदर डिजाइन चेंजेस उसके अंदर आएंगी। तीसरी स्ट्रेटेजी जिसको कहते हैं वो मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटेजी है। मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटेजी में क्या किया जाता है कि जी आप रेस्पॉन्सिवनेस पे तो ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, मगर कॉस्ट की कंसिडरेशन आपकी इतनी नहीं है। आपने क्वालिटी की वेरिएशन या प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन लानी है, मगर कॉस्ट उसकी बढ़ जाए, इट्स नॉट रियली इम्पोर्टेंट टू यू। इस केस के अंदर क्या किया जाता है कि जी आपका एक बिजनेस मॉडल होगा। अब आप KFC की एग्जांपल ले लें। KFC का एक बिजनेस मॉडल है कि जी हमने फ्राइड चिकन बेचना है, तो उसका एक मैनेजमेंट स्टाइल है और उस मैनेजमेंट स्टाइल के साथ एक प्रोसेस है। चिकन को बनाने का एक प्रोसेस है और एक मैनेजमेंट की टेक्निक है। ये दोनों KFC ने सारे मुल्कों में एक्सपोर्ट कर दिया है। KFC की प्रोडक्ट जो है वो वेरी कर रही होती है। KFC अमेरिका का होगा, उसका ज़रा टेस्ट डिफरेंट होगा। पाकिस्तान, साउथ ईस्ट एशिया में स्पाइसेस ज़रा डिफरेंट होंगी। तो अ कंपनी इज़ नॉट एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट, अ कंपनी इज़ एक्सपोर्टिंग द प्रोसेस प्लस मैनेजमेंट टैलेंट। तो प्रोडक्ट कैन बी डिफरेंट। इस केस के अंदर कंपनीज क्या करती हैं कि जी डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग कर देती हैं कि जी अगर एशिया में है तो एशिया वाले ही लोग उसके प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करेंगे या प्रोडक्ट के टेस्ट को मेंटेन करेंगे। तो लोकल रिस्पॉन्सिव, लोकल टेस्ट का ज़्यादा इससे ख्याल रखा जा सकता है। जो आखिरी है वो ट्रांसनेशनल स्टैंडर्ड्स है, ट्रांसनेशनल स्ट्रेटेजी है।
इसके अंदर दो जो एग्जांपल्स हैं वो कोका कोला की है और नेस्ले की है। अब इसके अंदर आपने कॉस्ट भी कम करनी है और रिस्पॉन्सिवनेस भी रखना है। तो कॉस्ट कम करने के लिए आपने दोनों स्ट्रेटेजीज करनी है कि जी आपने अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज दूसरे मुल्क में लेके जानी है और उसके साथ साथ आपने लोकल टैलेंट को भी ट्रेन करना है ताकि वो लोकल डिसीजंस ले सकें। तो इस तरीके से ये वो 4 स्ट्रेटेजी हैं जो कोई बिजनेस फॉलो करता है जब वो ग्लोबलाइजेशन का डिसीजन लेता है। इसके साथ हमारा चैप्टर 2 ख़त्म होता है। चैप्टर 2 का मैं आपको एक जल्दी से इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि चैप्टर 2 के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, पूरी एक समराइजेशन कर देता हूँ। चैप्टर 2 के अंदर हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन से ऑपरेशंस पे किस तरह अफेक्ट हो रहा है, हमने देखा कि मिशन और स्ट्रेटजी किस तरह बनाई जाती है, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं उसके अंदर। हमने ये भी देखा कि जी कंपेटिटिव एडवांटेज हम किस तरीके से गेन कर सकते हैं, आइदर थ्रू डिफरेंशिएशन, कॉस्ट रिडक्शन और रिस्पॉन्सिवनेस। हमने ये देखा कि जी ऑपरेशंस मैनेजमेंट के स्ट्रेटेजिक डिसीजंस कौन कौन से होते हैं, 10 स्ट्रेटेजिक डिसीजंस कौन से होते हैं, वो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हम आगे भी इस कोर्स के अंदर पढ़ते जाएंगे। और फिर आखिर में हमने स्ट्रेटेजी की डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजी की इम्प्लीमेंटेशन देखी कि जी स्ट्रेटेजी डेवलप किस तरह की जाती है और उसको इम्प्लीमेंट किस तरह किया जाता है। और फिर हमने बिल्कुल आखिर में वो 4 ग्लोबल स्ट्रेटेजीज देखी जो कंपनीज फॉलो करती हैं जब वो ग्लोबलाइज कर जाती हैं या ग्लोबलाइजेशन का डिसीजन लेती हैं। इसके साथ चैप्टर 2 खत्म होता है। आई होप दैट यू एंजॉयड इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज डॉक्टर फहद अमजद। अल्लाह हाफिज।